नमस्कार। आज का मुद्दा और शरद द्विवेदी आएंगे आज का मुद्दा की तरफ। तो आज का हमारा मुद्दा है कमजोर हुई सियासी डोर, सप्रे की डगर किस ओर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि हमारी ये जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, और रिपोर्ट देखने के बाद डिबेट की तरफ चलते हैं। बीना से विधायक निर्मला सप्रे 2023 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंची, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि आज भी विधानसभा रिकॉर्ड में वो कांग्रेस विधायक हैं। बीजेपी में जाने के बाद भी निर्मला को लेकर पार्टी के भीतर स्वीकार्यता की कमी साफ दिखती है। बीना के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए और 2 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लिखित शिकायत कर दी। क्यों सपोर्ट नहीं कर रही ना, वो महिला हो के महिला का सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर क्या करेंगी आप विधायक बन के। अब हम क्या बताएं आप लोगों के, विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसमें गुणवत्ता भी तो देखी जाती। विकास में विकास के कार्य कर रहे हैं और कुछ काम भी नहीं हो रहा है। विकास आप पेपरों में निकाल रहे, जमीनी स्तर पे तो देखिए कि विकास क्या हो रहा है। विधायक तो पार्टी कुछ कह नहीं सकते कौन सी पार्टी का है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निर्मला सप्रे को भोपाल तलब करके सफाई मांगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ने सप्रे को सख्त लहजे में समझाइश दी है। उन्हें निर्देश दिया गया कि वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर चले। वहीं कांग्रेस पहले ही निर्मला सप्रे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है तो अब रिश्ता निभाओ, इसमें दिक्कत की क्या बात। जैसी भी हैं वो वैसे ही मान के तो उन्होंने जो है पार्टी से चुराया है। अभी तो बीजेपी की ये हिम्मत नहीं है कि वो ये मान लें कि वो बीजेपी में है। पहले तो ये साहस दिखाए बीजेपी, नए अध्यक्ष खंडेलवाल जी ये हिम्मत दिखाएं कि वो ये कहें कि वो हमारी बीजेपी की विधायक हैं, उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। निर्मला सप्रे के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तभी तो कांग्रेस के सवालों पर वो गोलमोल जवाब दे रही है। निर्मला सप्रे जी की सदस्यता का मामला कांग्रेस पार्टी ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। श्रीमती निर्मला सप्रे जी के मामले का निर्णय माननीय कोर्ट करेगा। अब सवाल यह है कि निर्मला सप्रे आखिर हैं कहां? कांग्रेस से नाता तोड़ चुकी हैं, लेकिन रिकॉर्ड में उसी की विधायक हैं। बीजेपी में आई, लेकिन संगठन से तालमेल नहीं बैठा पा रही। फिलहाल दोनों ही दलों में उनका भविष्य अधर में नजर आ रहा है। दरअसल विधानसभा का मॉनसून सत्र करीब है। ऐसे में ये तय करना जरूरी होगा कि सदन में बैठने वाली निर्मला सप्रे की असल पहचान क्या है। कांग्रेस की बागी या बीजेपी में मिसफिट, या फिर सप्रे एक सियासी पहेली बन गई हैं। आपने देखा कि निर्मला सप्रे एक सवाल बन गई हैं कि आखिर वो किस पार्टी में है, बीजेपी में या कांग्रेस में। और अगर ये तय मानिए कि ये सवाल मैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट साथी जो डिबेट में हमारे साथ रहेंगे उनकी तरफ ज़रूर ले जाना चाहूँगा कि आखिर अगर पार्टी पूरे 5 साल उनको कांग्रेस में ही रखती है, क्योंकि अब ये बीजेपी की मंशा पे है इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अब दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों के लिए एक कहीं ना कहीं दिखती हुई या न दिखती हुई दीवार बीजेपी ने अब खड़ी कर दी है कि हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होगी तो एक अलग बात है, लेकिन अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि अब आप लोगों का आना हमारे आंतरिक स्ट्रक्चर में, संरचना में चुनौती बन रहा है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या पार्टी में शामिल होने के बाद भी बीजेपी की नहीं बन पाई हैं निर्मला सप्रे? क्या कांग्रेस की याचिका के बाद सप्रे की विधानसभा सदस्यता पर संकट है? क्या विधायकी जाने के डर की वजह से सप्रे सियासी पहेली बनी हुई है? हमारे मेहमान हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं
सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी संदीप पौराणिक जी, उनका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका स्वागत है। और मिथुन अहिरवार जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एआई के जानकार हैं, पीएचडी में तैयारी में जुटे हैं, कर चुके होंगे अब तक। शुभकामनाएं जब वो बताएंगे तो मैं दे भी दूंगा उनको, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, इसी सवाल से मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या बीजेपी ऐसा भी कर सकती है कि उनको आएंगी तो हमारे यहाँ और मुसीबत पैदा होगी, पद दें, ये करें, और बड़ा कठिन भी है, तो या तो वो फिर री इलेक्शन की तरफ जाएं, इस्तीफ़ा दें और अपनी सदस्यता गंवाएं, क्योंकि सिंगल मेंबर हैं वो, कुछ दल बदल की पात्रता नहीं पूरी करती। तो क्या लगता है आपको, कुछ अब मैसेज बीजेपी कुछ सख्त कर रही है या काफ़ी सख्त कर रही है? शरद जी, देखिए, निर्मला सप्रे का ऐसा मामला हो गया है कि बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि निगलने और उगलने जैसी स्थिति बन गई है जी। क्योंकि अगर आप उन्हें दल बदल कराते हैं तो चुनाव आपको कराना होगा। दूसरी तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि ये मामला लगातार खिंचता जाएगा और जैसा आपने आशंका जताई है कि ये 5 साल तक पूरे यूं ही चलेगा। वो ना कांग्रेस उन्हें स्वीकारेगी, ना सीधे तौर पर बीजेपी उन्हें स्वीकारने तैयार होगी। शरद जी, एक मैं जानकारी दे दूं कि बीजेपी के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारा अब टैंक फुल हो गया है, जो हमारा बांध है वो भर चुका है, लिहाजा अब जब पानी निकलेगा तो पानी आएगा। आशय उसका साफ है कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो एक वरिष्ठ नेता से पूछा भी गया कि क्या आप गेट भी खोलेंगे आप, तो उनका जवाब नहीं था उस पर। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इशारा कर रही है कि अब हम दल बदल नहीं कराएंगे, किसी को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण नेता होगा, जनाधार वाला होगा, तो उस पर हम विचार करेंगे। तो शरद जी, सीधी सी बात है कि ये गणित चल रहा है वोट का। अगर हमें वो व्यक्ति फायदेमंद होगा तो हम लेंगे, क्योंकि बीजेपी कई लाख कार्यकर्ताओं को पिछले चुनाव में अपने यहाँ शामिल कर चुकी है और उसके चलते जो परेशानियां दिख रही हैं पार्टी के अंदर, जैसे निर्मला सप्रे वाला मामला आ रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा है कि अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था उसकी प्रशासन बात सुन रहा है। और वही शिकायत हेमंत खंडेलवाल के पास आई और मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल अगर इस पर सख्ती दिखाएंगे तो एक मैसेज जाएगा कि वो सख्त और बेहतर प्रशासन करने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर इसको हम अपनी खबर की शैली में कहें तो हम ऐसा कहेंगे कि बड़ी खबर मिल रही है इस समय कि दल बदलुओं की अधिक बारिश की वजह से भारतीय जनता पार्टी का दल परिवर्तन संबंधी बांध इस समय लबालब भर चुका है और अब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि एकाध इंच दल बदलू कोई टपक गया, माफ़ कीजिएगा मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तो गेट खोलने पड़ेंगे और संयोजन बिठाना पड़ेगा। मिथुन जी, माफ़ कीजिएगा, कभी कभी थोड़ा लाइटर वेन के लिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बड़े खिंचे हुए चेहरे के साथ आमतौर पर डिबेट्स होती है। बहरहाल जी आपकी टिप्पणी सर। नहीं सर, आपकी डिबेट की खासियत ही ये है कि सभी रस इसमें मिल जाते हैं और पते की बात भी हो जाती है। तो जिस बांध की बात कही जा रही थी, तो हम सबको भी देखना होगा कि कब तक भारतीय जनता पार्टी का ये जो कारम बांध है ये स्थायी रहता है, जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आज भी आंखों में आंखें डाल करके बार बार चुनौती दे रही है कि मध्य प्रदेश की जो अवस्था है, मतलब मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, बार बार हमारे यहाँ का वोल्टेज लो हो रहा है। इसकी वजह से ये दिख रहा है कि भोपाल राजधानी की हालत है, पीएम श्री स्कूल की यहाँ प्लास्टर गिर रही है छत की। भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के बीच ऐसा गड्ढा की व्यवस्था यहाँ हो गई है कि आजकल, आज शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते तो उन्हें कहना पड़ता कि मैं गड्ढे पे आऊंगा, सड़क पे आऊंगा की बजाय। तो आज ऐसी अवस्था में, आज ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, संभवतः हो सकता है, आपको बहुत धन्यवाद, हम इन्हें कोर्ट में भी इस्तेमाल करें कि कैसे मोहन यादव जी इनको पट्टा पहना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम में ये शामिल हो रही। और आज तो हिदायत दे दी गई कि काम ठीक से करिए। भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन का डंडा है वो भी इन पर चल गया, भाजपा के कार्यकर्ता भी इनसे रुष्ट हो गए। तो वो एक जो टेक्निकल, जो एक लीगल पॉइंट होता है कि यदि हम इनको पार्टी से एक्सपेल करते हैं तो इनकी सदस्यता वापस रह जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल करके चुनौती देना चाहते हैं कि फिर से चुनाव के मैदान में आइए, इनकी सदस्यता को। नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ा? नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो राजनीतिक जीवन है, हमने उनसे बेहतर की उम्मीद की थी, लेकिन अब क्या उनकी मजबूरियां हैं? क्योंकि अगर स्पीकर जो है वो मान ले
कि इनके जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, और सारे विजुअल्स उनके भी सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक वो बड़े कद्दावर नेता भी रहे। अगर उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता तो मुझे यकीन है वो जरूर इनको इनकी सदस्यता से एक्सपेल जरूर करते। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, नीति है, धनखड़ साहब से लेकर के अन्य नेताओं पर भी जो लागू हो रही है, इस वजह से एक ये टेक्निकल लीगल पॉइंट की वजह से ये बची हुई है एक विधायक के तौर पर। कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। हम कोर्ट के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं, और चुनाव में आइए कि जिस तरीके से हमने आपके मंत्री को हराया, जिस तरीके से शिवराज जी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर केवल 13,000 के डिफरेंस से आप वोट जीते हैं। जनता की अवस्था आपको भी लिटमस टेस्ट के रूप में पता चलेगी यदि आप बीना के उपचुनाव में जाएंगे। तो हम इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी पहले छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके चैनल पर जनता लगातार विजुअल्स के रूप में देख रही है, और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। राजपाल जी, क्या मायने निकालें? बीजेपी कार्यालय भी आती हैं, मतलब बड़ा अजीब सा रिश्ता हो गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी विचार मन में आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी क्यों एक उपचुनाव का जोखिम लेगी? फिर वही बातें हो जाएंगी, बीजेपी की नाक का सवाल बना, बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। और आमतौर पर ये बात देखी जाती है कि जब तक आप बहुत कद्दावर, बहुत ही लोकप्रिय जन नेता ना हो, तो दल बदलने के बाद चुनाव फिर से रीसीकिंग इलेक्शन इज नॉट अ इजी थिंग। सर जी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, फिर वो चुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, चुनाव को तो चुनाव की तरह ही लड़ना होता है। बहन सप्रे जो है निर्मला जी बीना की विधायक, अब वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित है, पर वह सदस्य कांग्रेस पार्टी की है, विधायक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे है, और उनकी विधानसभा में इसी प्रकार के विषय को लेकर और हाई कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। जब कोई मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ ऐसे डिबेट करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आप हम सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि न्यायालय से क्या निर्णय आता है, और जो न्यायालय से निर्णय आएगा उस निर्णय को हम मान्य करेंगे, और उसके अनुसार फिर आगे का गतिविधि रहेगी। सिसोदिया साहब, स्वाभाविक है जी, कई बार जो चुनावी याचिकाएं लंबित होती हैं वो पूरा टेन्योर ले लेती हैं, 5 साल ले लेती हैं। आप भी यही शुभकामनाएं देंगे मैडम सप्रे को? देखिए, त्वरित न्याय की परिभाषा है हमारे यहाँ न्याय की जो अवधारणा है, त्वरित न्याय मिले, उसमें विलंब न हो, यह अवधारणा है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि न्याय त्वरित ही होगा, और जब न्याय होगा, कोर्ट से निर्णय होगा, तो उस निर्णय में फिर बात करेंगे। पता नहीं क्यों मामला तो बात करने की स्थिति है नहीं इसके अंदर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैं नहीं, आपकी टिप्पणी से इसका कोई संदर्भ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ये सुनाई दे रहा है। शरद जी, क्या विषय है ये? हमारे लिए क्या आवश्यक है क्या शरद जी? न्यायालय में प्रक्रिया लंबित है, आ जाएगा फैसला तो देख लिया जाएगा। इसमें आप चिंतित क्यों हो रहे हैं शरद जी? मत परेशान होइए। संदीप जी, इज इट या बिटवीन द लाइंस यही है? स्वाभाविक सी बात है। देखिए शरद जी, बीजेपी के लिए सप्रे के मामले में जवाब देना बहुत आसान नहीं है। ये राजनीतिक जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि आप इस पे बहुत ऐसी लाइन नहीं पकड़ सकते, एक लाइन आपकी नहीं हो सकती, आपको बीच में चलने की कोशिश करना होगी। क्योंकि अगर आप ये कह देंगे बीजेपी की सदस्य हैं और उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी का यही स्टैंड रहेगा कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर हम विचार करेंगे। शरद जी, मध्य प्रदेश के कई उदाहरण ऐसे हैं जो डेढ़ दशक से कोर्ट में पेंडिंग है। मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा या जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कई मामले ऐसे चल रहे हैं जिनकी इंतजार है लोगों को, कोर्ट का क्या फैसला होता है। और आप ये देखिए, पहले तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर अपील, मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि सप्रे हैं जरूर बीजेपी के पट्टा पहने, गले में डाले हुए, लेकिन वो सदस्य कांग्रेस की ही रहेंगी चुनाव तक, मुझे लगता है। बिल्कुल। और अगर इस पे न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद
या विधानसभा अध्यक्ष भी अपने स्वविवेक से कोई निर्णय कर लेते हैं तो वो एक अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में निर्मला सप्रे जी ही रहेंगी व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि ये चुनाव जैसा आपने पहले कहा ना कि एक बड़ा जनाधार वाला नेता या आइकॉन हो राजनीति का, तो उसके लिए पार्टी को चुनाव लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पिछले कुछ चुनाव हमारे पास हैं जिनमें अगर उस नेता के खिलाफ, दल बदल करने वाले के खिलाफ नीचे असंतोष है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, तो नुकसान होता है। दमोह का नतीजा हमारे सामने एक बड़ा प्रमाण रहा है इसका। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, वो भी एक बहुत स्पष्ट धारा के प्रतिनिधि हैं, और ख़ासतौर से वो बीजेपी की उसी खनक दमक चमक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस समय बीजेपी के लिए ज़रूरी मानी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि इस समय ऐसे भी इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इस तरह की भी बात हुई है कि दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़कर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की कमान और बीजेपी के महत्वपूर्ण पदों पर दल बदल कर आए नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। तो शायद आगे आप देख सकते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये सब एक्सेप्शंस की लाइन में जाएंगे या एक पॉलिटिकल कंपल्शन की लाइन में जाएंगे, क्योंकि असम या तमिलनाडु या फिर केरल, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, तो वहां एक राजनीतिक विवशता हो सकती है। ये बात संघ सूत्र और बीजेपी सूत्रों से अंदर खाने से निकलकर सामने आती है। जी, मिथुन जी की तरफ मैं चलूँगा। मिथुन जी, प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पार्टी के हेमंत जी पूरा जोर लगा रहे हैं, आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपके यहाँ भी मैं से हम की तरफ चलने की बात हो रही है, और कमोबेश वही बात बीजेपी कह रही है, और कुछ इसी तरह की बात हेमंत जी ने भी कही और अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ग्वालियर में कही कि कुछ लोग मैं करते रहते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी पार्टी में काम होता है वो पार्टी की रीति नीति और बीजेपी की शैली की वजह से था। बहरहाल आप क्या कहेंगे? जी, मैं और हम के ही मामले पर इसकी यदि व्याख्या की जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमने देखा कि कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, एक सादा सा जीवन हो, बिना हूटर की गाड़ी हो। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो छोड़िए, विधायकों के पुत्र को कहीं पुलिस उन्हें फॉलो वाहन दे रही है, कहीं साहब वो महाकाल लोक में जाकर के वहां के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं, आस्थाओं पर चोट करते हैं, और वो प्रोटोकॉल जिसके वो एंटाइटलमेंट नहीं रखते उसको वो हासिल करते हैं। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष जी की कितनी सुनी जा रही है अभी तो हम देख पा रहे हैं। उम्मीद है कि बेहतर होगा, ताकि जनता के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दबंगता है वो थोड़ी कम हो, और जो आचरण, जिस आचरण की उनसे उम्मीद की जाती है जनप्रतिनिधि के तौर पर, वो आचरण दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तोमर जी भी कह चुके हैं, मैं और हम, हालांकि अब वो क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं तो कितना इनकी पार्टी से, लेकिन उनका भी जो दर्द है वो सामने आया कि कांग्रेस तो मैं की जगह हम की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन तोमर जी भी स्पष्ट कर देते हैं और इनके अध्यक्ष जी भी स्पष्ट कर देते हैं कि अभी तक भाजपा मैं पे ही है। तो कैसे आगे की जो डगर है वो तय होगी, वो देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने बयान देती है। अभी कहा जा रहा है साहब मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट तक क्यों गया? यदि तोमर जी इस पर अपना निर्णय दे देते और अब अगर उनका फैसला, और बिल्कुल पानी कांच की तरह साफ है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हो गई है, और यहाँ तक कि जब बीना की कार्यकारिणी घोषित होती है तो इनके जिलाध्यक्ष तिवारी जी उस कार्यकारिणी में इनको स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी अवस्था के साथ स्वीकार नहीं कर पा रही। बताता है कि वो टंकण की गलती थी, टंकक टाइपिस्ट की गलती थी वो, मिथुन जी। जी सर, मतलब टाइपिस्ट की तो गलती थी। क्या विधानसभा में भी कोई ऐसे ही टाइपिस्ट व्यापम से बुलाया हुआ बैठाया हुआ है जो उससे भी गलती हो जाती है? बार बार तोमर साहब उनसे जवाब मांगते हैं और वो जवाब किस तरीके का देते हैं, उसकी क्या व्याख्या होनी चाहिए? टंकण की त्रुटि शायद वहां भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमें उम्मीद है चुनाव के पहले जनता इनकी टंकण त्रुटि ठीक कर देगी, और जो लोग निर्वाचित होंगे उसमें जिस पार्टी के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनका नाम, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों का नाम ठीक से टंकित होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी कोर्ट की बात कहती है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कहना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब प्रमोशन की बात आती है, चाहे फिर आप कह लें कि पटाखे फोड़ने की बात आती है, तो कितना कोर्ट का सम्मान चित्तामणि मालवीय जी या मोहन जी यादव जी जी करते चलिए, हैं हमने मैं देखा है। मुद्दे पे फिर लेकिन फिर भी लौटूंगा। हम अपनी 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 कोशिशें कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिले। कुछ प्रश्न उठाए हैं सिसोदिया जी, आप भी उज्जैन से ही हैं, धर्मपरायण राजनेता हैं। गोलू शुक्ला जी और उनके पुत्र रुद्राक्ष जी के कथित रूप से गर्भगृह में प्रवेश, 1-1.5 मिनट के लिए सीसीटीवी के बंद होने की ये घटना, क्या उम्मीद करें कि हेमंत खंडेलवाल जी या बीजेपी प्रदेश संगठन जल्दी ही बुलाकर वस्तु स्थिति जानेगा? देखिए, हेमंत खंडेलवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर मिले हैं, जो हमारी विशिष्ट कार्य पद्धति में विश्वास रखते हैं। कार्यालय कार्यकर्ताओं को कार्य पद्धति में से निकले हुए वो एक नेता है। और पहले दिन जब वो अध्यक्ष बनने के बाद में हम लोग को संबोधित कर रहे थे, आपने भी सुना होगा, तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि जो कार्यकर्ता अनुशासन में है, बिल्कुल, और पार्टी के काम में है, उसका सम्मान बढ़ेगा। जो दाएं बाएं है वो तकलीफ में आएगा। बहुत स्पष्ट संदेश है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। हम अनुशासन की अपेक्षा करते हैं हर कार्यकर्ता से। अपना आचरण व्यवहार जनता के प्रति उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। परंतु उसके बाद भी कुछ घटनाएं कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए बाकायदा हमारी पार्टी में अनुशासन समिति है, विचारण करती है। बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी इत्यादि कुछ बात करते हैं, बात करके यथायोग्य पनिशमेंट भी देने का काम पार्टी के अंदर होता है। और वो हमारी एक विशुद्ध परंपरा है। अनुशासन समिति के सामने वो सारे प्रकरण आते हैं। इस प्रकार के प्रकरण होते हैं तो उनको पार्टी अपनी हिसाब से अपनी लेवल पर गंभीरता के साथ में उस पर कार्य करती है और समय समय पे उसका परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जी, मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि हर कार्यकर्ता ने एक पार्टी की गरिमा के अनुसार अपना व्यवहार रखना चाहिए। अभी मेरे मित्र मिथुन जी कह रहे थे, न्यायालय को लेकर वो कह रहे थे, तो न्यायालय के आदेशों की परंपरा, उनके पालन की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है। सदैव से हमने माननीय न्यायालय के निर्णयों को मान देने का काम किया है, कानून सम्मत बात करने का काम किया। कांग्रेस का चरित्र जरूर अगर आप देखेंगे पिछला, तो आप पाएंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब निर्णय होता है और उसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री होती है, उनके चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार से जीता हुआ चुनाव घोषित कर दिया जाता है, आचार संहिता के उल्लंघन का उसमें आरोप लगता है, वो साबित होता है, तो देश में इमरजेंसी लग जाती है। शाहबानो मामला, जिसके अंदर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जी डिसीजन देता है मेंटेनेंस का, उस शाहबानो प्रकरण को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय पे वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, ये आज का विषय नहीं है। तो ये सारे जो विषय है, कांग्रेस का एक लंबा चरित्र रहा जी है। जी, हमेशा न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है, सदैव हम संविधान के दायरे में रहकर राजनीतिक क्षेत्र में काम चलिए, करते वक्त हैं। कम है मेरे पास। हमारी सरकारें सदैव संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। ये कांग्रेस है जो कई सारी सरकारें हमारी गिराने का काम कर चुकी है। इस देश के अंदर सर्वाधिक सरकारों को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड कहीं जाता है तो कांग्रेस की तरफ जाता है। जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार ये भी एक सवाल उठता है, और ढके छुपे शब्दों में एक जगह हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हो रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ उसको बिना नाम लिया ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात उठी कि कई बार तो बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने कहा कि जो बीजेपी की मूल संरचना के नेता नहीं हैं, वो बीजेपी में आते हैं तो वो अपनी पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या आगे जाकर बीजेपी कुछ इस तरह से भी करेगी कि ये बीजेपी की मूल संरचना के नहीं हैं, इसलिए इनके किसी भी डीड के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है? बात भले ही हास्य विनोद की हो, लेकिन है गहरी बात, क्योंकि निश्चित तौर पर आप दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधि हैं, और कितनी भी कोशिश कर लें, क्या आप सहज रह पाएंगे एक अलग संस्कार में, एक अलग डीएनए में आकर? ये एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।